सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और अब हम पसमानदा डेमोक्रेसी की जो किताब वाली सीरीज है, हफ्ते की किताब, उसमें एक नई किताब लेके प्रस्तुत है। ये भीमराव अंबेडकर की जीवनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको क्रिस्तोफ जाफरोल ने इसको लिखा है। इस जीवनी के बारे में ये बहुत मशहूर है कि ये बहुत ही संतुलित जीवनी है और ये जो अंबेडकर जी को पढ़ना होता है तो हमको जो 2-3 किताब बताई जाती है उसमें से एक ये महत्वपूर्ण किताब है जो हमको बताई जाती है कि इसको हमको पढ़ लेना चाहिए। तो इसको हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं और अपनी पसमानदा नजरिए से इस पे बात करेंगे। दूसरी बात कि कई साथी जो है कई किताबों के बारे में बताते हैं कि जैसे कि भीमराव अंबेडकर की एक किताब है हिंदुस्तान पाकिस्तान या भारत का विभाजन। तो उस किताब के बारे में भी चर्चा करने के लिए बोल रहे थे, तो हम उनको बता दें कि इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन कुछ किताबें अभी लाइन से हैं। जैसे इसके बाद है आधा गांव, उसका उसका रिव्यू करना है। फिर टोपी शुक्ला का रिव्यू करना है। उसके बाद एक और किताब थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका रिव्यू कर। उसके बाद अगला किताब मतलब पांचवी किताब जो है हमारे जो होगी वो यही होगी, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, अम्बेडकर जी की जो किताब है। तो आज हम इस किताब पे चर्चा करने के लिए, जीवनी पर चर्चा करने के लिए जयप्रकाश फाकिर भाई से जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फाकिर भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, और बहुत बहुत मेरे शुक्रिया आपका। सारे जो हाँ, सामईन हैं, जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, सबको मेरा सलाम अलैकुम, जय भीम। जय भीम। अच्छा, फाकिर भाई बहुत दिन हो गए आपसे चर्चा किए हुए, तो बीच में लिंक तो हम नाम तो रखे हैं हफ्ते की किताब, लेकिन ये हफ्ते की किताब महीनों की किताब में बदल जाती है। हमने सोचा था कि एक हफ्ते में एक किताब कर लेंगे, लेकिन और सी हाँ, मसरूफियात हो जाती है तो फिर वो हाँ, किताब तो महीनों में बदल जाती है। इतिहास में ऐसा होता है। जैसे 20th सेंचुरी को एक प्रसिद्ध इतिहासकार इरिक हॉब्सबॉम ने कहा शॉर्ट हाँ, सेंचुरी, कि ये 20th सेंचुरी लंबी खींच गई और कोई छोटी। तो समय जो है हमारे अनुसार नहीं चलता है, तो ये थोड़ा, जी, ये जी, हफ्ता लंबा हो गया। जी। ये हाँ, तो फाकिर भाई इस पे बात करते हैं। पहले सबसे पहले हाँ, आपकी प्रारंभिक टिप्पणी क्या है? ये किताब हमको बिल्कुल। पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी? मैंने तो पढ़ लिया क्योंकि ये किताब हम्म बहुत मशहूर थी। रामचंद्र गुहा जी का पीछे कोटेशन भी है कि ये बहुत संतुलित किताब है। तो आपकी हम्म। प्रारंभिक टिप्पणी इस कितनी किताब के बारे में? हम्म, इस किताब के बारे में मेरी प्रारंभिक टिप्पणी यही होगी कि ये सर्वथा अप्रमाणिक किताब है। ये अनऑथेंटिक है। ये बिल्कुल उसी तरह की किताब है जैसी किताब अरुण शौरी ने लिखी थी, बाबा साहेब को डेमोनाइज करने के लिए, उनको बहुत गलत दिखाने के लिए, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। तो ये वैसी ही किताब है। और इस किताब में बहुत भ्रामक जानकारियां दी हुई हैं। और किसी भी किताब के खिलाफ में नहीं होता पढ़ने के। हर किताब पढ़नी चाहिए। और इस किताब को भी पढ़ना चाहिए ये जानकर, जिसको मैं बोलता हूँ KYE, नो योर एनिमी, अपने दुश्मनों को जानो। तो हमारे दुश्मन क्या लिख रहे हैं हमारे बारे में हमें जानना चाहिए। जो भी उत्पीड़ित पसमानदा दलित समाज है, उसको हमेशा परिचित होना चाहिए कि हमारे दुश्मन क्या, क्योंकि उनका प्रभाव है एक व्यापक, क्योंकि पूरे जो ज्ञान के उत्पादन के साधनों पे उनका कब्जा है। चाहे वो जेफरल्ट हो, या वो अरुण शौरी हो, या धनंजय कीर हो। तो ये अपने, तो इसमें बहुत कम संसाधनों वाला होता है पसमानदा, हम लोग जो हैं। तो उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग ऐसी किताबों को पढ़ें। तभी उनके प्रभाव को आप काट पाएंगे अपने लोगों पर। जो उनका एक हेजोमनी है, वर्चस्व है, उसको आप निपट पाएंगे। तो ये किताब निश्चित रूप से अंबेडकर विरोधी किताब है, और दलित विरोधी किताब है, पसमानदा विरोधी किताब है। और इस किताब को लेकिन जानना चाहिए फिर भी, क्योंकि इस किताब का व्यापक प्रभाव है एकेडमिया में। और अक्सर इस किताब को रिफर किया जाता है अम्बेडकर को जानने के लिए। और मेरे हिसाब से यह सर्वथा असंतुलित किताब है। ये संतुलन जैसा इसमें कुछ नहीं है। ये अम्बेडकर को रुस्वा करने के लिए, बदनाम करने के लिए लिखी हुई किताब। और ये मैं जफराल्ट के बारे में भी बता दूं कि ये एक फ्रांसीसी लेखक है। और ये
जो लिखता है उसके लेखन को एक और फ्रांसीसी थिंकर के हवाले से मैं कहना चाहूंगा, मिशेल फूको के। मिशेल फूको ने एक टर्म दिया, एक नोशन, एक प्रतिमान दिया है गवर्नमेंटलिटी का। तो गवर्नमेंटलिटी मतलब होता है कि जो बुर्जुआ, जो डेमोक्रेटिक शासन, अभी जिस शासन, पूंजीवादी शासन में हम लोग जीते हैं, तो उस शासन में हर चीज का एक एक्सपर्ट होता है। सरकार आपके सोचने समझने की जो मौलिक क्षमता है, आप खुद से सोचे, इसको बाधित करने के लिए हर तरह के एक्सपर्ट नियुक्त करती है कि भाई इस विषय में बोलने का इसी को अधिकार है। दूसरे लोग नहीं। कोरोना का एक एक्सपर्ट होता है कि वो कोरोना के बारे में बताता है, और एक दलित का एक्सपर्ट होता है, तो इसको गवर्नमेंटलिटी का है। तो इसी तरह का जब कॉलोनियल शासन था, औपनिवेशिक शासन था, तो उस टाइम में भी भारत के विशेषज्ञ प्राच्यविद, इंडोलॉजिस्ट हुआ करते थे। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, इस तरह के इंडोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तो इसी तरह का भी दलित एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं, और वैसा ही एक दलित एक्सपर्ट ये जेफ्रॉ या जेफ्रॉल्ट है। जी जी। अच्छा फाकिर भाई, जैसा आपने बताया कि किताब की बहुत चर्चा है, एकेडमिक स्तर पे बहुत चर्चा है, और मैं तो इसको इसीलिए लिया कि कई दलित साथियों ने ही रिकमेंड किया था इसको कि ये बहुत जी जी अच्छी किताब है। तो जी जी। अब जैसे मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ने के दौरान जैसे आपने जो बात बोली थी वो भी समझ में आ रही थी कि कई जगह उनको आ, इस तरीके से पेश किया गया कि वो जैसे समझौतेवादी थे और संगठन चलाने की क्षमता नहीं थी। सवाल आएंगे ये सब बाद में, लेकिन पहले जी जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हुआ कि अंबेडकर महार जाति से ही कोई दलित नेता, मतलब दलितों का नेता, सारे दलितों का नेता पैदा हुआ, या महाराष्ट्र से ही क्यों हुआ? वो परिस्थितियां क्या थी कि वहीं से ही निकल सकता था और कहीं नहीं? क्योंकि इनका पहला चरण इसी पर आधारित है। तो मैं चाह रहा हूँ इसमें बहस के दौरान ये बात आ जाए कि क्यों जो है उनका बैकग्राउंड कैसे माने रखता है किसी किसी भी, जैसे कि हम बात करते हैं, मैं इसको इस आलोक में देख रहा हूँ कि अंसारियों से ही पसमानदा नेता कैसे निकल रहे हैं ज्यादा, है ना? जब पूरा पहले भी हम देखेंगे कि अंसारियों से ही निकल रहे हैं, तो वही क्वेश्चन मैं इधर भी कर रहा हूँ कि महार जाति से या इनकी अपनी जाति से और महाराष्ट्र से ही क्यों ऐसे निकले दलित नेता निकले? जी फाकिर भाई, सवाल मुझे लगता है मेरा सवाल समझ में आ गया होगा मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ में आ गया। जी तो जी इसके जी दो कारण होते हैं। ये तो एक स्वाभाविक विज्ञान है, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है वो जानता है कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी, वो उसका किसी भी चीज में ज्यादा संभावना होगा। अगर आप दुर्घटना का, कि मोती नगर दिल्ली में कितनी दुर्घटना होती है इसका डाटा इकट्ठा करें, तो हिंदुओं की ज्यादा संख्या आएगी मारे जाने वाले में। तो इसका मतलब नहीं कि जो कार चलाने वाले हिंदुओं के खिलाफ हैं, इसका मतलब है कि उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो उसमें भी ज्यादा होगा। तो अंसारियों की जनसंख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से उनसे नेता पैदा होने की संभावना भी ज्यादा है। रह गई महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र में एक दलित लीडर, सिर्फ अम्बेडकर ही नहीं, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले वगैरह पैदा हुए। इसकी मुख्य वजह थी परंपरा। वहाँ एक ट्रेडिशन था, नामदेव से लेके आप चोखा मेला तक आप देखेंगे, तो एक लड़ाई की ट्रेडिशन पाई जाती है, वो हर जगह है, लेकिन वहां ज्यादा थी। बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान का कोई तबका जहां मध्य युग में, यानी मिडिल एजेज में एक विद्रोह नहीं हुआ। ये उत्पीड़न, सामाजिक जो विषमता है, भेदभाव के खिलाफ हर वर्ग में, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ। वहां जो छोटी जातियों ने मराठा के रूप में, जैसा कि शिवाजी को के बारे में लिखा है ज्योतिबा फूले ने, तो आप पढ़ेंगे शिवाजी जैसे नीचे से नीचे, जिसको तथाकथित नीचे जातियों से लोग पैदा हुए, शासक पैदा हुए, साहू जी महाराज। तो एक पूरी ट्रेडिशन जहाँ होती है, वहीं पर कोई चांस रहता है कि अम्बेडकर जैसा एक लीडर। तो ये सामाजिक कारण थे। एक विशाल परंपरा थी वहां पे महाराष्ट्र में, नाम ही उसका महाराष्ट्र था। आप देखेंगे कि इसी चीज में नहीं, एक कविता के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे था। और दो शैली थी, गौड़ी शैली और विदर्भी शैली। विदर्भ आपको मालूम ही है महाराष्ट्र में है, तो उसको श्रेष्ठ समझा जाता था गौड़ी शैली से। तो महाराष्ट्र शुरू से ही ये उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन में लीडर रहा। तो ये आश्चर्य नहीं है कि बाबा अंबेडकर जैसी विभूतियों का कर्म भूमि वही रहा। हालांकि जन्म उनका मध्य प्रदेश में हुआ, मैं आपको बता दूं, महू अच्छा, नामक ये स्थान, भी मध्य ये प्रदेश भी के महू उनका नामक स्थान। पारिवारिक बैकग्राउंड भी हाँ हम्म, अच्छा रहा, मतलब कि मिशनरी वहाँ पे काम करते रहे महाराष्ट्र में, तो इसकी हम्म, इसकी वजह से भी जो है शिक्षा में आ गए, उनके परिवार के लोग भी हम्म, शिक्षा में आ गए थे। मतलब हम्म, पिताजी भी सेना में थे, क्योंकि सेना में हम्म, भर्ती अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, हम्म, तो ये भी एक उनके कबीरपंथी बताते हैं, उनका परिवार कबीरपंथी था। हम्म, तो इसका हम्म, भी एक असर होता है ना, मतलब किसी भी,
जैसे उसको अम्बेडकर जी पे उस पर असर रहा, इनके परिवार के बैकग्राउंड का भी असर रहा। कई बार बोलते हैं ना कि ये जो है इनका तो परिवार जो है संपन्न था, इसलिए जो है अब्दुल कयूम अंसारी जो है नेता बन पाए, है ना। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि वो एक इंसान अपने जो है जीवन स्तर में थोड़ा सा उठता है तभी तो वो सोच भी पाता है ना इस तरीके से। रोटी कपड़ा थोड़ा सा उठेगा तभी तो वो आत्मचेतना की ओर भी आएगा, है ना। अंसारियों के बारे में जैसे ये कि बिहार से ही क्यों पसमानदा आंदोलन इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का पूरा एक लिगेसी रही है, उन्होंने लड़ाई लड़ी और मोमिन कॉन्फ्रेंस की वजह से। अच्छा, ये मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने ये महसूस किया, मैं मसूद अफलाई साहब की किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी ज्यादातर जो फतवे आए वो अंसारियों के खिलाफ आए। तो मैं कई बार पूछा भी कि मसूद साहब से पूछा भी कि ऐसा क्यों है कि अंसारियों के खिलाफ भी इतने फतवा है, राइन के खिलाफ या कुरैशियों के खिलाफ थोड़े कम फतवे हैं, ठीक है। इनके खिलाफ तो बताया कि यही वो कास्ट थी जो लड़ रही थी, यही यही एजर्ट कर रही थी। जब कोई एजर्ट करेगा, कोई लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा झेलना भी पड़ेगा। तो यही बात मैं इस पे अम्बेडकर जी के आलोक में ये बात कहना समझना चाह रहा था कि कैसे पसमानदा आंदोलन में भी कुछ जातीय जोड़। लेकिन फिर मैं ये समझना चाह रहा हूँ फाकिर भाई कि कैसे बाबा साहब जो है अपनी जातीय पहचान से उठ के पूरे दलितों के नेता बन गए। आज तो हम उसको अपने पसमानदा का भी नेता मानते हैं, है ना, पसमानदा समाज का भी नेता मानते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि हमारे जो नेता हैं उनको तो अंसारियों के नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। कई जो हमारे मोमेंट कॉन्फ्रेंस के नेता हो, फिर कोई अंसारी हो या और भी जो बड़े नेता हो, उनको क्या हो रहा है कि जाति के नेता बना रहे हैं। तो वो कैसे, हम कैसे उभरे, बाबा साहब कैसे उभरे और हम कैसे उभर सकते हैं, मैं दोनों ही बात कहना चाह रहा हूँ। ये एक फाल्स, एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है जेफरॉल, अरुण शौरी और बाकी तमाम इस तरह के तथाकथित चिंतकों द्वारा। ये उस शुरू से ही पूरे दलितों के लीडर थे, सारी पीड़ित जनता के लीडर थे शुरू से ही बाबा अंबेडकर। तो इस तरह का एक फाल्स नैरेटिव तैयार करना कि पहले वो महारों के थे, ये तथ्यगत रूप से गलत है। क्योंकि बाबा अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा पश्चिमी माहौल में हुई, तो वो शुरू से ही उनका बड़ा व्यापक दृष्टिकोण रहा। फ्रांस क्रांति से वो प्रभावित थे। उनके जो गुरु भी थे वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, जॉन डुआई। तो जॉन डुआई के संसर्ग में रहने के कारण वो बहुत बड़े पेडागोजिस्ट छात्र थे जॉन डुआई। हमने तो बीएड में पढ़ा है उनसे एक व्यापक बड़ा, इसलिए कभी भी अम्बेडकर ये महार वगैरह में फंसे ही नहीं। बहुत बड़ी बात उन्होंने की, बल्कि दलित शब्द का भी यूज नहीं किया। उन्होंने जो पार्टियां बनाई, जो संगठन बनाए, तो उनका नाम देखिएगा तो मजदूर संगठन बनाए। बहिष्कृत, जो भी बहिष्कृत आदमी है, सिर्फ ऐसा नहीं था कि दलित बहिष्कृत था समाज से, जो भी बहिष्कृत व्यक्ति है तो बहिष्कृत नाम उन्होंने रखा। तो बहुत व्यापक दृष्टिकोण था। तो ये गलत एक नैरेटिव क्यों महारों का, ये बाद का हिंड साइड जिसको बोलते हैं ना, बाद में इस तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई जो गलत है। और ये तथ्यगत, इसका कारण बताने का मतलब है कि इस बात को मान लेना, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि वो कभी महारों के लीडर के रूप में थे, कहीं नहीं थे। ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण होना चाहिए। और इसमें अगर महारों के लीडर भी होते तो इसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि कोई भी आदमी जब लड़ता है, भारत का आदमी लड़ेगा तो भारत का ही लीडर बनेगा, लेनिन रूस का ही लीडर बनेगा। तो जिसके बीच में आदमी पैदा, लेकिन ऐसा था नहीं। इसका कारण था कि उनका जन्म देखिए कि मध्य प्रदेश में महू में हुआ, तो एक अप्रवासी थे। और इस तरह से, और उत्पीड़न, ये इस तरह का नैरेटिव सवर्ण लोग खड़ा करते हैं आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बना के और इस तरह की किताबें लिख के कि भाई उनमें भी भेदभाव है। और वो पूरे नैरेटिव को अंसारी वर्सेज अलग या महार वर्सेज बाकी, ये आपस में ये जाति, जो कि डिफरेंस बहुत कम है। ये कभी भी जब कार्ल मार्क्स बोलता है कि मजदूर वर्ग, तो मजदूर वर्ग क्या सारा एक है? फिर भी उसको एक श्रेणी में क्यों रखता है? क्योंकि उनका अंतर नेग्लिजिबल है। क्या एसेंस है, मतलब क्या महत्वपूर्ण अंतर है और कौन सा अंतर नेग्लेक्ट करने लायक नहीं, ये तो समझ विवेक होना चाहिए किसी व्यक्ति में। इसलिए जो अंतर है एक दलित और दलित में, वो इतना बड़ा नहीं है जो एक ब्राह्मण और दलित में है। तो इस तरह का नैरेटिव एक फाल्स नैरेटिव है और इसको सेट करने का कोशिश अरुण शौरी से लेके जेफरल जैसे रेसिस्ट लोग, ये एक व्हाइट नस्लवाद, जेफरो के वो नस्लवादी दृष्टिकोण के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जेफरो को मैं एक श्वेत नस्लवादी मानता हूँ। अच्छा, जैसा आप इसको बता रहे रेसिस्ट हैं, मानता हूँ।
अच्छा। इसमें तो अच्छा हम तो सुपरमेसिस्टतावादी। बाबा जी साहब को अगर हम छोड़ भी देते हैं, ठीक है, तो जी हम अभी पसमादा आंदोलन के साथ तो ये समस्या झेल रहे हैं ना। चलिए बाबा साहब की बात नहीं कर रहे कि हमारे जो नेता हैं वो जो जाति विशेष के नेता बन जा रहे हैं, तो और जी कोशिश मतलब लोग कोशिश करते हैं कि जाति विशेष के नेता के रूप में इनको देखा जाए। तो हम जी जैसे हम चाह रहे हैं कि जैसे मैं व्यक्तिगत रूप हम्म, से चाह रहा हूँ या कई और साथी हैं हमारे, वो चाह रहे हैं कि हम जाति से जमात की ओर जाए, मतलब कि जाति की बात ना करके अपने जो नेता है वो पूरे पसमादा के नेता बने। तो इसके कैसे जी ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, शुरू से ही किसी भी आंदोलन में दो अंतरधाराएं होती हैं जो आपस में कन्फ्लिक्ट। बाबा अंबेडकर का भी ऐसा नहीं था कि कोई विरोधी था ही नहीं। ये हमेशा से ये कोशिश की जाती है कि इसको टुकड़े टुकड़े में आंदोलन को बांटा जाए। और ये शासक वर्ग, रूलिंग क्लास की चाल होती है कि आपके बीच से इस तरह का जातीय लीडर खड़ा करे कि ये यादवों का लीडर है। इसको अनिल सील नामक इतिहासकार ने पावर ब्रोकर किया, कहा ऐसे नेताओं को। तो हमारे बीच में भी, अंसारियों के बीच में, मंसूरी के बीच में एक पावर ब्रोकर कि भाई ये मंसूरियों का लीडर है, ये कसाईयों का लीडर है, ये कुरैश का लीडर है, ऐसा खड़ा करने का कोशिश किया जाएगा। और देखने लायक बात है कि ऐसी प्रवृत्ति जो शासक वर्ग खड़ा करने का, उसके खिलाफ भी एक आंदोलन है, बातें हो रही हैं। तो उस प्रतिरोध को भी नोट किया जाना चाहिए कि इसका प्रतिरोध भी है, इसका विरोध भी होता है। और हमारे जो लीडर है बकार भाई, वो तो अंसारी नहीं है, बकार। तो बकार भाई को कैसे सब लोग लीडर मान, मैं भी लीडर मानता हूँ, तमाम अंसारी लीडर मानते हैं। तो मैं भी एक मानता ही हूँ, लेकिन वो पहलू को बेचारे। न देखा जाए, जी दूसरे जी पहलू को भी देखा जाए, मेरा ये कहना है बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर अच्छा। ऐसा है तो उसका विरोध भी है, प्रतिरोध भी है। जी। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात खैर लिखी थी, इसमें बताया कि ये जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, श्रीनिवास, इनका नाम ही लिखा है श्रीनिवास, इन हाँ, लोगों ने एम एस जो श्रीवास। लुई डूमा, इन लोगों ने जिस तरीके से संस्कृतिकरण की बात की थी, उसको बाबा साहब ने बहुत पहले ही लिख दिया था अपने किताबों में। हाँ हाँ। हम्म, कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस हम्म, एंड डेवलपमेंट, इस किताब में संस्कृतिकाइजेशन के बारे में बात लिख दिया था। लेकिन फिर भी हम हम्म, देखते हैं श्रीनिवास के नाम के साथ ही ये इस सिद्धांत को जोड़ा जाता है कि इन्होंने ही उस सिद्धांत को दिया। तो ऐसा कैसे संभव हुआ, जबकि उससे पहले तो बाबा साहब ने इस पर काम कर लिया है। तो ये भी कई जाति वर्चस्व तो नहीं की, क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग से आ रहे थे, तो उनको जो है उनकी लॉबी ने उनको ज्यादा प्रमोट कर दिया। ऐसा हुआ क्या फकीर भाई? हम्म। मैं इस बात को इस रूप में नहीं देखता हूँ। इस जी। बात को मैं एप्रोप्रिएशन के रूप में देखता हूँ। तो एप्रोप्रिएशन में सिर्फ दूसरे का माल आप चुराते ही नहीं है, उस माल को जस्ट उसका उल्टा रूप दे देते हैं, इन्वर्ट अच्छा। कर देते हैं। कि जो चीज, जैसे एक एग्जाम्पल भक्ति, सो कॉल्ड भक्ति काल का है कि वो विद्रोह था, तो उस विद्रोह में तमाम कबीर जैसे कवियों को एप्रोप्रिएट कर लिया। तो एप्रोप्रिएट करने में न सिर्फ उसके सिद्धांतों को चुरा लिया, बल्कि उसको सर के बल पे खड़ा कर दिया। वो जो चीज था उसका उल्टा अर्थ उसका बना दिया, जो विद्रोह था उसको भक्ति और समर्पण बना दिया। तो इसी तरह न सिर्फ बाबा अंबेडकर के सिद्धांत को चुराया श्रीनिवास ने, उसको उल्टा रूप दे दिया, गलत रूप दे दिया। बाबा अंबेडकर ने इसको वर्चस्व के रूप में व्याख्या किया था कि वर्चस्व के कारण, हेजोमनी के कारण, और उनके विचार कार्ल मार्क्स से ज्यादा मिलते जुलते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास इज रूलिंग आइडिया। जो रूलिंग क्लास का आइडिया होता है वही रूल करता है, क्योंकि उसका वर्चस्व है। वो अन्यथा उसके रूलिंग क्लास होने का मतलब क्या है? तो वो सिर्फ पॉलिटिकली रूल नहीं करता है, जो रूलिंग क्लास होता है आइडियोलॉजिकली, यानी उसका आइडिया भी रूल करता है, तमाम जनता को उसको आइडिया। और ये एम एस श्रीनिवास ने इसको ये रूप दे दिया कि वो नकल कर रहा है। तो नकल करना ये सिद्धांत बिल्कुल बोगस है। क्यों? कि इसका एक कारण है। ये बेल हुक्स के हवाले से एक मैं बात कहना चाहूंगा कि बेल हुक्स एक अश्वेत यानी ब्लैक एक फेमिनिस्ट हुई। उन्होंने बोला कि शोषण, उत्पीड़न, ऑपरेस्ट होने का सबसे बड़ा क्या है, लक्षण क्या है? कैसे आप पहचानेंगे कि लेलिन मदूदी या कोई भी, जयप्रकाश फाकिर एक ऑपरेस्ट आदमी? तो बोला लैक ऑफ चॉइस, उसका अपना चॉइस नहीं होता, फ्री विल नहीं होता है। इसको मैनुअल कांट भी बोलता है कि गुलाम के पास, हीगल भी बोलता है, फ्री विल नहीं होता कि आप अपने, अब प्रोग्राम है, आप वही करेंगे जो आपका नियति तय है। और चॉइस होता है, फ्रीडम को हमेशा चॉइस से। आप प्रियंका चोपड़ा क्यों बोलते हैं कि अरे इट्स माय चॉइस, मैं फेमिनिस्ट हूँ? तो फ्रीडम चॉइस से जुड़ा हुआ चीज है। तो इसमें वो बोलता है, मानो
कि जो ऑपरेस क्लास है उसको फ्री चॉइस है कि इसमें या उसमें वो कुछ, जैसे कोई पहनने का सेरेटोनियल प्रैक्टिस पहनने ओढ़ने का है, वो या साहित्य पढ़ने का, उसका चॉइस है कि भाई हम मंटो को नहीं पढ़ेंगे, फलाना को पढ़ेंगे। ऐसा चॉइस ही नहीं होता उसके पास। सिलेबस में मंटो एकदम धसा दिया जाता है जबरदस्ती, और उसको पढ़ना पड़ जाता है। तो उस संस्कृताइजेशन में एक छुपा हुआ धारणा है कि वो अपने मन से चॉइस करता है, मानो उसका कोई फ्री विल है। तो ये तो बोगस धारणा हो गया, क्योंकि फ्री विल है ही नहीं कि हम कोई चॉइस कर सके। ये तो हम मजबूर हैं, पूरी तरह हम पर हावी है, गुलाम है बिल्कुल। हम तो वही करेंगे जो शासक वर्ग चाह रहा है। इसलिए इस तरह की बातें बिल्कुल बेमानी है मेरे हिसाब से। और ये जो संस्कृताइजेशन से ज्यादा बोगस कोई थ्योरी नहीं हो सकती, और ये एकदम बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ एक कर्नाटका की हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा कि ये जो बाल का स्टाइल है, गाना है, या आप आर.डी. बर्मन जो नकल करता है माझी का, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ तो हम उल्टा देख रहे हैं। ये तो बोलते हैं सब बड़े जातियों का नकल, हम तो देखते हैं छोटे जातियों का नकल बड़ी जाति करती है। कांचा इलाइया पूछते हैं ना इसी तरह के, इसको दलिताइजेशन बोलेंगे क्या जब ब्राह्मण मीट खाने लगता है तो? हाँ, तब फिर तो ये गलत, एकदम इससे ज्यादा गलत बोगस थ्योरी हो ही नहीं सकती है, एकदम झूठी। और इसको कुज्ञान बोलेंगे, ये अज्ञान भी नहीं है, कुज्ञान है, एकदम गलत ज्ञान। ये जो अच्छा, हिंदू फिल्म की जो थ्योरी है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर की नजर में जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो थ्योरी जो दी गई थी आर्य के इन्वेडर होने की, आक्रमणकारी होने की, वो दरअसल अंग्रेज जब यहाँ पे आए उसके बाद वो डेवलप हुई, और खासतौर से अंग्रेजों ने ही इसको ज्यादा डेवलप किया। जिस तरह अंग्रेज यहाँ पे आए, इमेजिन किया गया, उसी तरीके से यहाँ पे आर्य भी आए होंगे और उन्होंने इसी तरह इन्वेड किया होगा, और इसी तरीके से वो यहाँ पर कब्जा करके यहाँ के लोगों को गुलाम बनाए होंगे। इस तरीके की एक थ्योरी जो थी, जो अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ डेवलप, उससे पहले ये थ्योरी भारत में नहीं थी, ये आर्य कैसे आए यहाँ पे। तो उसके बाद जो है इस थ्योरी के आधार पर ये माना गया कि आर्य क्योंकि बाहर से आते, जिस तरह अंग्रेज बाहर से आते, इसलिए आर्य श्रेष्ठ थे, और उन्होंने जो है यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बनाया। मेरी आवाज आई फाकिर भाई? आ रही। हाँ, तो जिस तरीके से ये थ्योरी जो इन्वेडर होने की, आर्य के इन्वेडर होने की जो थ्योरी थी, इसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण तो उस तरीके है नहीं। हाँ, डीएनए का प्रमाण है कि डीएनए के जरिए से चेक किया गया है कि आर्य यहाँ के नहीं थे, लेकिन उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ पे कब्जा किया, इसका प्रमाण नहीं। तो एक पहली दो तीन क्वेश्चन है एक ही साथ पूछ दे रहा हूँ कि बाबा साहब जाति के निर्माण उत्पत्ति का कारण किसे देखते हैं, और ये जो थ्योरी आर्य इन्वेडर वाली थ्योरी है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो उस तरीके से नहीं मिलता है। फिर इसके बावजूद बाबा साहब अपने अपने समाज को, दलित समाज को आर्य समाज का ही हिस्सा बताते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बाबा साहब के जो विचार हैं वो लगातार विकसित होते रहे, स्टैटिक नहीं है। जो वो 1920 में बोलते हैं वही बात वो 30 में नहीं बोलते हैं, उसको डेवलप करते हैं, इवॉल्व करते हैं। ये बात जो है गौर करने लायक है। तो जो शुरुआती दौर में उनके जो विचार हैं वो लगातार इस संदर्भ में विकसित होते हैं। कोई भी आदमी पढ़ेगा तो इस बात को स्पष्टतः नोट कर सकता है। और बाबा साहब ने अपने बारे में स्पष्ट किया था कि अगर मेरे विचारों में किसी तरह का विरोधाभास मिले, कंट्रडिक्शन मिले, तो जो मैंने बाद में बात कही है उसको वरीयता दी जाए, उसको सही माना जाए। तो जो बाद में बाबा साहब ने बात बोली तो बहुत स्पष्ट ढंग से, ये बहुत प्रसिद्ध उनका उद्धरण है, उनका कथन है कि मैं जाति को नस्ल आधारित नहीं मानता। तो ये बात की आर्य बाहर से आए अंदर से आए बेमानी हो जाती है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता जब बाबा अम्बेडकर जाति को नस्ल आधारित नहीं मानते। वो एक उनका फेमस कोटेशन है, वो बोलते हैं कि ये नस्ल आधारित नहीं है, और उसका एग्जाम्पल देते हैं कि एक पंजाब का जो एक दलित जाति का आदमी, जिसे चमार जाति का व्यक्ति है, वो वहां के व्यक्ति से ज्यादा चेहरे से मिलता जुलता है इसके अपेक्षा कि दक्षिण के किसी केरल के ब्राह्मण से। तो इससे पूरी तरह सिद्ध होता है कि ये नस्ल पे आधारित नहीं है, ये एक सामाजिक परिघटना है, सोशल परिघटना है, और ऐतिहासिक विकास के क्रम में ये विकसित हुई है।
और इसको नस्ल से जोड़ना ठीक नहीं है, ये स्पष्ट रूप से कहते हैं। और मैं इस कोटेशन का उदाहरण वगैरह किसी व्यक्ति को अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। जी जी, ये मिल जाए तो अच्छा। तो वर्ण व्यवस्था को कैसे देखते हैं? तो स्पष्टतः वो इसको नस्ल आधारित नहीं मानते। मैं बहुत क्लियरिटी के साथ इस बात को बताना अच्छा, देखिए मैं तो आर्य समाज में ही दलित समाज को क्यों देखना चाह रहे थे? अपने आप को क्षत्रिय बताने की कोशिश की है उन्होंने। ये उनके बारे में अफवाह फैलाई गई है कि वो क्षत्रिय बताने की कोशिश की और उनके बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, ऐसा किसी तरह से उन्होंने हमेशा इनकार किया। कभी ये अगर क्षत्रिय बताना होता तो बौद्ध धर्म नहीं स्वीकार करते वो। अब इसी क्षत्रिय अपने आप को बताने का मतलब होता है कि हिंदू धर्म के भीतर ही हम अपने लिए सही जगह तलाश रहे हैं और उसी के भीतर एक श्रेष्ठ स्थान। तो अगर यही बात सही होती तो बाबा अम्बेडकर बौद्ध धर्म नहीं स्वीकार करते। तो वो ये बात ही गलत है कि वो क्षत्रिय होना चाहते हैं। ये पूरी तरह एक फाल्स नैरेटिव है। वो पूरे हिंदू धर्म के ढांचे से बाहर आना चाहते थे। उसी ढांचे के भीतर ब्राह्मण होना या क्षत्रिय होना उनकी इच्छा नहीं थी। वो गैर बराबरी में हम ऊपर वाला बन जाए, तो यानी कि उसी सिस्टम का रिवर्सल, उसी स्ट्रक्चर का कि भाई दलित अब वो अत्याचार करेगा ब्राह्मण पे। तो इतनी बौनी समझ उनकी नहीं थी। उनको मालूम है कि रिवर्स कास्टिज्म यानी कि दलित, ये सब नैरेटिव पूरी तरह VS नेपाल जैसे ब्राह्मणों का है और कि एक दिन वो दलित अत्याचार करने लग जाएगा। इस पे कभी संभव नहीं हिस्टोरिकली, क्योंकि इतिहास को रिवर्स करना, इतिहास को उल्टा किया जा सकता है, प्रक्रियावादी और एक रिएक्शनरी दृष्टिकोण, ऐसा संभव नहीं। और एक बहुत अच्छा कॉमेडियन है मेरे बड़े, वो बहुत अच्छा उनका वीडियो है जिसमें वो बताते हैं कि संभव है इसको रिवर्स करना। 5000 साल तक उसी तरह दलित शासन करेगा तब जाके। तो क्या यह संभव है 5000 साल तक? एक पूरी प्रक्रिया में ब्राह्मणवाद विकसित, वही प्रक्रिया दलित कर सकता है। तो इसलिए ये रिवर्स दलितिज्म ये हो जाएगा, ये सब गलत बातें हैं। और बाबा अम्बेडकर की समझ इतनी विकसित थी कि इस चीज को वो समझते थे कि क्षत्रिय होना या उसी में ये संभव ही नहीं है। और उन्होंने उससे बाहर जाना उचित समझा। इसको एक प्रमाण माना जाना चाहिए। उनका बौद्ध अच्छा बनना तो वो ऐतिहासिक बात है ना, वो तो गलत नहीं है। तो उसको जी, ज्यादा तथ्य माने ना लोग कि उसके बाहर आ गए। अच्छा मैं क्षत्रिय इस होना दो मतलब आप विश्वास करते हैं हिंदू कि हम हिंदू हैं। हिंदू हुए बगैर कोई क्षत्रिय नहीं हो सकता है। वरना जॉर्ज पंचम को भी क्षत्रिय बोलिए, राजा था तो। क्षत्रिय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। अब वो तो बोल ही गए कि मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ, मरूंगा नहीं हिंदू। तो जो हिंदू के बाहर आना चाहता है उसको जबरदस्ती क्षत्रिय या हिंदू बोलना नहीं, साजिश, मैं ये साजिशाना है। कहना चाह रहा हूँ, शुरुआत की उनकी राइटिंग में वो हिंदू धर्म के अंदर ही तो रिफॉर्म चाह रहे थे। वो अपनी स्थिति को हिंदू धर्म के भीतर ही सुधारना चाह रहे थे ना। हाँ, तो यही इसलिए बोला ना कि लगातार उनके विचार विकसित हुए हैं। और बाबा अम्बेडकर जो बाद वाले हैं उनको सही मानना चाहिए। अब बचपन में कोई क्या बोलता है, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ेंगे तो उसका 1853 का जो पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें ह्यूमनिस्ट है, भाववादी दर्शन है उसका पूरा। लेकिन बाद में जाके तो भौतिकवादी दर्शन है। तो बचपन में जब 6 साल का आदमी था वो क्या करता था, भगत। गांधी जी पे आ जाते हैं क्योंकि चैप्टर वाइज में आगे आगे बढ़ रहा हूँ। तो जी जी गांधी जी और इन पे जो कई चीज़ों में जो विवाद था, उसमें एक विवाद था वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को। तो गांधी जी भी बोलते थे कि ठीक नहीं है, वो कुछ डिस्टर्ब हो गया। लेकिन कहते थे वर्ण व्यवस्था ठीक है, समाज को चलाने के लिए, एक आदर्श समाज को चलाने के लिए कुछ काम होते हैं और वो काम वो करेंगे, लोग जी। करेंगे काम, तो वर्ण व्यवस्था ठीक है। और गांधी जी और अंबेडकर जी में ये लड़ाई थी। तो कई साथी हैं वो ये बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, क्योंकि वर्ण में तो कार्य के आधार पर विभाजन है, न कि जन्म के आधार पर विभाजन है। तो इसको कैसे देखते हैं? अब बाबा साहब किस तरीके से इसको काउंटर कर रहे हैं, ये भी मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रहा था। रोला बार्थ का एक है कि क्लोज रीडिंग का एक कंसेप्ट है कि बहुत ध्यान से पढ़ना, बारीकी से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं इस संदर्भ में भी बोलूंगा कि बारीकी से पढ़ाई कीजिए। गांधी जी ये नहीं बोलते थे कि वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर है, कर्म के आधार पर। कर्म और कार्य अलग अलग चीज है। कर्म एक कंसेप्ट है बहुत हाँ स्टैब्लिश, और जी कार्य जो जी है वर्क नहीं है। इतना तो आचार्य रजनीश जैसे लफाज दार्शनिक को भी समझ में आता है। और आज ही एक ओशो रजनीश का मैं वीडियो देख रहा था तो मैं प्रभावित हुआ कि उनको, रजनीश को भी इतना समझ में आता है कि गांधी जी चालबाज हैं। वो इसलिए कि वो राजी करना चाहते हैं
कि यहाँ के आदमी बड़े चालाक थे, जो रूलिंग क्लास था, उसने दलितों को राजी करने के लिए, रजनीश उस वीडियो में कहते हैं, मैं वो वीडियो लोगों को दे दूंगा जिनको चाहिए, कि भारत का आदमी सिद्धांत गढ़ने में माहिर है। जैसे इस्लाम है तो उसमें सिद्धांत बहुत बाद में इतने विस्तृत सिद्धांत नहीं गढ़े, भेदभाव को जायज ठहराने वाले है उनके अंदर भी, लेकिन हिंदू में बहुत व्यापक विस्तृत लंबा चौड़ा सिद्धांत गढ़ा गया कि भेदभाव उचित होता है, और ये तुम्हारे ही पूर्व जन्मों कर्मों का फल है, ये कर्म पे आधारित है जो तुम, तो इससे शूद्र भी राजी हो गया कि भाई इसमें कोई किसी की गलती नहीं, हम ही पूर्व जन्म में पाप किए थे। जैसे रैदास भी ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में, लेकिन पाप कर लिए तो शूद्र और चमार में पैदा हो गए। तो इस तरह का तो ये इसको कर्म सिद्धांत को सही मानते थे गांधी जी। तो उसको और बोले कि तुम अच्छा कर्म करो तो अगले जन्म में जो तुम हो ब्राह्मण पैदा हो जाओगे। तो अगले जन्म का जो लालच ऐसा था कि हर आदमी राजी हो गया अपनी स्थिति को, जिसको ये एंटोनियो ग्राम्सी बोलते हैं कंसेंट हेजोमनी, कि कंसेंट ले लो, मतलब गुलाम ही, जैसे औरतें तैयार हो जाती हैं, अगर आप करवा चौथ के खिलाफ बोले तो औरत नहीं आपको बेलन से पीटेगी, इतना उसका हेजोमनी इंटरलाइजेशन हो गया है। तो ये इंटरलाइजेशन कराने के लिए सत्ता का ये सब सिद्धांत कर्म के गढ़े गए, इसलिए ये सब सिर्फ लफाजी है कि भाई वर्ण तो ठीक है, जाति तो ठीक नहीं है, कर्म सिद्धांत सही है। जो भी सबसे घटिया सिद्धांत जो भारत में गढ़ा गया वो कर्म सिद्धांत है, वो फालतू है, इसको तो तार्किक रूप से भी काटा जा सकता है कि भाई कर्म, बुरा कर्म किया तो उस जन्म में बुरा जन्म कर्म वो क्यों किया, अब बाकी अच्छा कर्म क्यों किए, उसके पिछले, तो ये इन्फिनाइट रिग्रेशन जिसको बोलते हैं कि उसके पहले जन्म में क्या था, है ना, कि किस टाइम से वो बुरा कर्म क्यों कर दिया, बुरा कर्म करने के कारण तो बोलेंगे कि उसके पिछले जन्म में पूरा कर्म किया था तो उसकी बुरी मति हो गई, तो ये तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो इस तरह का ये तार्किक रूप से भी गलत है कर्म सिद्धांत, और ये सबसे घटिया सिद्धांत है, और ये कर्म सिद्धांत टूटने ही वाला था आधुनिकता और ब्रिटिश कोलोनिज्म के कारण, जो एक औद्योगिकरण हुआ भारत में, उसकी वजह से टूटने लगा था। तो गांधी विनोबा भावे जैसे दार्शनिक घबरा गए, तो उसको नए नए सिद्धांत गढ़ने में लोग माहिर थे, तो फिर से उसको की कायम करने के लिए उसी को नए सांचे में वर्णवाद को इस तरह के घटिया सिद्धांत गढ़े गए कि ये गलत है। जिस तरह कहा जाता है कि भाई बाबा अंबेडकर तो सही थे लेकिन कांसीराम गलत है, अब धीरे धीरे कांसीराम सही है लेकिन मायावती गलत है, फिर मायावती से, तो इस तरह के सिद्धांत नए नए गढ़ के और भरमाना, पाइड पाइपर की तरह गुमराह करना, इस तरह हम लोगों को जेफ्रॉल्ट जैसे लोगों से गुमराह नहीं होना चाहिए। और ये जाति पट सब हम लोग को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, इसमें कोई भिन्न नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ, जयप्रकाश फाकिर, अगर की जाति पूछा, मैंने बताया कि मैं इंजीनियर हूँ मानने के लिए, लेकिन ये जाति बताइए, अगर कर्म के आधारित कार्य पर जाति आधारित है तो मेरे जाति इंजीनियर बताने पर क्यों नहीं मानने के लिए कोई तैयार है, मानना चाहिए। आपकी जाति अध्यापक है कार्य के आधार पर देखा जाए तो, लेकिन मान रहा है आपको जुलाहा मान रहा है, भले आप कपड़ा बनाए चाहे ना बनाए। तो ये सब फालतू की लफाजी है, मतलब वो क्या होता है शब्दों का खेल खेलना, इसमें नहीं फंसना चाहिए। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है, ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये आपने जो बात बोली वो बाबा साहब भी यही बोल रहे थे कि इस जन्म में अगर कोई पाप किया है तो या अपराध किया तो अपराध को सजा मिलती है, क्षमादान नहीं मिलता, और ना ही हम इस बात का इंतजार करें कि वो अगले जन्म में उसको सजा मिलेगी। तो आधुनिक कानून जो है या आधुनिक जो न्याय शास्त्र है वो इसी जन्म पे आधारित होता है, ना कि अगले जन्म पे। ठीक है, तो वो इस वही पश्चिमी विचार से प्रभावित थे, और सही विचार है, लोकतांत्रिक विचार है, न्यायवादी विचार है। तो अच्छा, हालांकि बाबा अम्बेडकर, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा 1 मिनट, कि लेकिन बाबा अम्बेडकर ने ये इससे इनकार किया अपने राइटिंग में। उन्होंने एक जगह वो लिखते हैं कि जो मैं बंधुत्व भाईचारा की बात करता हूं तो अक्सर लोग इसे फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम मानते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि इसकी प्रेरणा उनको बुद्ध और कबीर से मिली है। साफ साफ लिखते हैं कि बराबरी का जो भारत में, यानी उसका देसी स्रोत वो लेते हैं कि इसी देश में जो बुद्ध हुए और कबीर हुए उससे वो बराबरी की अवधारणा अनुप्रेरित होते हैं, उसके लिए उनको विदेश नहीं जाना पड़ता है। ये खुद बाबा अम्बेडकर का कथन और उदाहरण है। ये बताइए, आप अभी कर्म सिद्धांत को इस तरह बोल रहे थे, कोई आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध भी तो कर्म सिद्धांत को फॉलो कर रहे थे, उसको कैसे आप देखते हैं?
तो इसका खंडन बुद्ध और धम्मा करके किताब लिखा बाबा अम्बेडकर ने, और इस बात का स्पष्ट रूप से खंडन किया। वो बाद में छेपक जोड़ गए हैं, वो एप्रोप्रिएशन का परिणाम है। अभी तो अरुंधति राय तक एप्रोप्रिएट करने का कोशिश करके और उनको कुछ का कुछ बताने का कोशिश ये चलता रहता है। किसी भी आदमी को जैसे कबीर जैसे लोगों का एप्रोप्रिएशन हुआ तो उनको एकदम रहस्यवादी वगैरह बना दिया गया, या बोल दिया गया कि कबीर की उलटवासी जो है अबूझ है, जबकि कबीर खुद क्या बोलते हैं अपने बारे में कि तू कहता पांडे उलझाई, मैं कहता सुलझाई, कि पांडे तुम तो उलझा देते हो लेकिन मैं सुलझाता हूं। तो कोई आदमी खुद के बारे में क्या कहता है ये भी देखना चाहिए। तो खुद बाबा अंबेडकर बुद्ध धर्म स्वीकार किए थे और उन्होंने बोला कि कर्म सिद्धांत का बुद्ध धर्म से कोई मतलब नहीं है, भले जैन धर्म में हो, लेकिन जैन धर्म और बुद्ध धर्म की लड़ाई इस बात पे थी कि कर्म सिद्धांत को पूरी तरह नकारता था। आत्मा, परमात्मा और कर्म, ये तीन चीजों का पूरी तरह से नकार दिया बुद्ध ने। अब कोई भी, तो इनके तीन स्कूल हुए, तो दो स्कूल फर्जी स्कूल हुए भरमाने वाले एप्रोप्रिएशन। वो स्कूल है व्यवहारिका और माध्यमिका। तो उसका जो ओरिजिनल जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बुद्धिस्ट स्टडी अमर सिंह थे, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो उनका जेन्युइन स्कूल चला बुद्ध के फिलोसफी का, वो स्वतंत्रता है जिसको धर्म कृति ने आगे बढ़ाया, टीका लिखा। तो उसी को हम लोग को ऑथेंटिक प्रमाणिक मानना चाहिए। जिस तरह कबीर में जो पारख वाले पंथ चला वो ज्यादा प्रमाणिक है, अभिलाष दास जिसके संत हैं, तो उसी तरह के प्रमाणिक जो पंथ है वो है आपको जो स्वतंत्र फिलोसफी को मानता है, जो सूत्र लिखे गए। और उन सूत्रों, तो ये आप देखिएगा सूत निकाय है उस पे, तो सूत निकाय में जो फिलोसफी दिया हुआ है उसमें कर्म फल का पूरी तरह निकाय है। इसी को तो आप स्रोत मानेंगे ना, जो तीन निकाय है, दिक्क निकाय है, सूत निकाय, तो उसको हम लोग को स्रोत मानना चाहिए बुद्ध धर्म को जानने का। अच्छा फकीर भाई, कैमरा थोड़ा आपको टेढ़ा, थोड़ा सही कर लीजिए, मैं बोलना चाह रहा था, भूल गया था मैं। अच्छा ठीक ठीक, जी जी, अब ठीक है। अच्छा अच्छा, ये एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी, इसको थोड़ा समझाइए, क्योंकि इसमें वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से हर जाति अपने से नीचे एक जाति खोल लेती है और उसको, उससे अपने आप को ऊपर मानती है, उसको नीचे मानती है। और इवन की ये लिख रहे हैं कि इसमें ब्राह्मण भी, ब्राह्मणों में भी ये चलता है कि कौन ब्राह्मण किस ब्राह्मण से ऊंचा है, किस ब्राह्मण से नीचा है। तो इसको थोड़ा समझाइए। जैसे पूछा जाता है ना कि यार तुम पसमानदा वाले तो खुद भी जातिवाद से गिरे पड़े हो, अगर कोई अंसारी है तो वो अपने से नीचे वाले को, जो धोबियों को अपने से नीचा समझ रहा है, तो बक्कों को नीचा समझ रहा है, हलालखोर को नीचा समझ रहा है। तो इसको कैसे समझते हैं, इसको कैसे इसको डील किया जाए? ये बाबा अंबेडकर ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको एप्रोप्रिएट करके बहुत ही गलत अर्थ दिया गया, इतना तोड़ा मरोड़ा गया, इस टर्म को बहुत डिस्टोर्ट किया गया। और फिर से वही आर्टिकल 15 फिल्म का हम बात करेंगे, अनुभव सिन्हा, जो कि इसको प्रमुख बना देते हैं। तो इससे मेरी एक घटना, मैं इसको अपने लाइव एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं जब कलकत्ता में था तो मेरे एक पड़ोसी थे, उनका बच्चा हमेशा मेरे बालकोनी में, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, तो वो पेशाब कर देता था। तो मैं जब भी शिकायत करने जाता था उसकी माँ से, तो बोलती थी कि सारे लोग यही करते हैं। तो ये एक बड़ा घिसा पीटा तर्क होता है, हमारे बहुत सारे दोस्त भी ऐसा तर्क करते हैं कि मैं कोई आलोचना करता हूँ कि भाई तुमने फलाना गलती कर दी, तो सब लोग तो यही गलती करते हैं। तो किसी चीज को डाइल्यूट करना, उसके इंटेंसिटी को पूरी तरह से खत्म, जैसे आप बोलें कि ब्लैक लाइट मैटर्स, तो बोलते हैं कि व्हाइट लाइट मैटर नहीं करते, सारा लाइट, कि सभी लोग ऐसे हैं, मैं ही नहीं हूँ। तो ये किसी चीज के प्रभाव को, उसके इसेंशियलिटी को खत्म करने का एक घिसा पीटा बड़ा ही फैलासी वाला तर्क है। ये एक इसेंशियल चीज होता है, एक नॉन इसेंशियल चीज होता है ना। तो आप जैसे दो इसके वर्गीकरण ही सब, मैमेलिया जो है, और जैसे जीव वर्ग में वर्ग स्तनधारी वर्ग होता है, एक पक्षी वर्ग होता है, तो स्तनधारी और पक्षी वर्ग में बहुत फर्क है। तो एक आदमी बोले कि नहीं, स्तनधारी में भी फर्क है, वो बंदर भी स्तनधारी है और हिरण भी है, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। लेकिन फिर और इससे उस क्लासिफिकेशन को नाजायज करार दे, तो ये बहुत ही अवैज्ञानिक धारणा है कि आप एक छोटे से जो अंतर को आप बड़े अंतर, हमको देखना होगा कि इसेंस, जो सचमुच का जो इसेंशियल, एक प्लेटो एक टर्म का यूज करता है इसेंस, कि जो ज्यादा मूल तत्व क्या है। जैसे हम आम को आम क्यों बोलते हैं, सांप सांप क्यों है, अपने विष के लिए,
उसका चमड़ा इसेंशियल चीज नहीं है, उसका विष है जिससे वो डिफाइन होता है। तो जात पात किस चीज से डिफाइन होता है? प्रिविलेज से। वो प्रिविलेज अंसारी को भी नहीं है, बक्खों को भी नहीं है। तो इस मामले में वो डिफरेंट नहीं है अंसारी, और उसका सिर्फ पेशा अलग है। तो इसलिए सारे इसेंशियल नस्ल इसेंशियल सारा सब धन 22 पसेरी कर देना एक बहुत ही शरारतपूर्ण और साजिश वाला है। ये रूलिंग क्लास हमेशा ग्रेडिंग इनइक्वालिटी की बात करके जो ब्राह्मण और सैयद का अत्याचारी चेहरा को डाइल्यूट कर देना चाहता है कि सब लोग बदमाश है जी, सारे पापी हैं। तो मेन पापी से इससे ध्यान हट जाता है। इस सिद्धांत का पुरजोर विरोध करना चाहिए हम लोग को। सारे मजदूर एक जैसे नहीं है, कोई ईंट ढोता है, कोई कुछ ढोता है। तो हर मजदूर, जैसे खान वाले मजदूर की स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन जो मजदूर कपड़ा मिल में काम करता है उसकी जो माइंस में काम से ज्यादा स्थिति है। इसका अब मतलब नहीं है कि सर्वहारा एक नहीं है, प्रोलेटारिएट एक नहीं है, और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत गलत हो गया, प्रोलेटारिएट एक वर्ग के रूप में डिफाइन नहीं हो सकता है। ये इसी तरह का शराब की ग्रेडेड इनइक्वालिटी है जी। मजदूर एक नहीं है, कपड़ा मजदूर अलग है, खान का मजदूर ज्यादा सताया हुआ है। तो ये लेकिन अंतर इसेंशियल नहीं है। बुर्जुआ यानी पूंजीपति और मजदूर का अंतर ज्यादा इसेंशियल है क्योंकि अत्याचारी है। तो अंसारी जो है अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, और बक्को भी अंडर रिप्रेजेंटेड है। दोनों को जनसंख्या के अनुपात में अपना सीट नहीं मिला है, देखिएगा। तो ये समानता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मक्खी बराबर। 3.2 में 0.2 पर ध्यान देंगे कि 3 पे ध्यान देंगे, हमको ये बताइए। 3 पे देंगे ना। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर नन। तो ये जो ब्राह्मण और दलित का अंतर है वो सिग्निफिकेंट है। और ये जो ग्रेडेड ट्रेडेड की बात करते हैं बहुत ही बकवास, और इसका मैं बहुत पुरजोर विरोध करता हूं। और ये हमको किसी तरह से भटकाने का चाल है। ये अंतर को मैं मानने से इनकार करता हूँ। ग्रेडेड इनइक्वालिटी एक ही इनइक्वालिटी होता है ब्राह्मण और दलित का, और कोई इनइक्वालिटी नहीं होता है। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा गांधी जी वाला चैप्टर से थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे। ये पृथक निर्वाचक मंडल के ऊपर बात आती है। तो कुछ दलित साथी हैं आजकल जो है थोड़ा सा फेमस हो रखे हैं, वो इसके ऊपर एक बार बोल रहे थे कि पृथक निर्वाचक मंडल दरअसल थी तो एक गलत चीज, क्योंकि ये जो अलगाववाद को बढ़ावा देती है। और हम ये देखते हैं कि इसी पृथक निर्वाचक मंडल के कारण जो है मुस्लिम लीग ने बाद में जाके एक अलग राष्ट्र की ही मांग कर दी। और इस किताब को पढ़ते हुए ये महसूस भी होता है, कई जगह लिखा भी है साफ साफ कि बाबा साहब भी एक भू क्षेत्र मांगने की कोशिश कर रहे थे कि इनको जो है अलग अलग जगह पे ये बिखरे पड़े एक जगह आ जाएंगे अस्पृश्य या दलित, तो ये बहुसंख्यक बन जाएंगे। इस तरीके की मैं अभी खोज के तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैंने टिक नहीं लगाया, लेकिन मैं इस किताब में इस बात का जिक्र है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, तो इस आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध गांधी जो कर रहे थे, तो क्या वो सही था? क्योंकि अगर ये लागू हो जाता तो कहीं दलितों के भी अंदर वही अलगाववाद पैदा तो हो जाता, तो ये एक बात कही जाती। दूसरी चीज, अगर पूना पैक्ट पे साइन कर दिया बाबा साहब ने, तो कहीं फिर जो ये गांधी जी की जीत नहीं थी। गांधी जी, इसमें कोटेशन है कि गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो है उन्होंने साइन करके ये मान लिया कि आप दलित जो है, मतलब आप वो भी जो है हिंदू समाज का ही हिस्सा है। क्योंकि ये अभी जब मुस्लिम आरक्षण, दलितों को आरक्षण देने की बात हो रही थी 341 के तहत, तो उसमें कई दलित साथी ये कह रहे हैं कि पूना पैक्ट भीतरी मामला था, मतलब कि दलित और ब्राह्मण दोनों हिंदू समाज के अंग हैं, इनमें आपस में समझौता हुआ था। इससे जो है बाहर के लोग, मतलब कि जो मुस्लिम दलित हैं, क्रिश्चियन दलित हैं, वो उससे उनका हिस्सा इसमें कुछ नहीं है। तो वो इस तरीके के जो नए दलित इंटेलेक्चुअल बने हैं, वो भी वो गांधी जी के ही पक्ष से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको समझना चाह रहा हूँ, इसलिए पूरी ये बात मैं जो है, मैं आज क्वेश्चन बहुत मतलब वन लाइनर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना भी कोटेशन जोड़ जोड़ के बोल रहा हूँ। तो मेरे उम्मीद है समझ गए होंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। जी जी जी। मैं बताना चाहूंगा इस संदर्भ में कि आपकी बात सही है। कतिपय मतलब कुछ दलित चिंतक इस तरह का वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मिस रिप्रेजेंटेशन, वो हमेशा से रूलिंग क्लास के पास बहुत पावर होती है। वो आपको इनाम और पुरस्कृत करने की स्थिति में होता है, तो उनसे पुरस्कार पाने के लालच में वो गलत चीजें परोस रहे हैं जनता के सामने, जो कि गलत है। वो बाबा अम्बेडकर ने जो ऐसा कभी नहीं कहा कि अलग देश बनाने की बात, वो जरूरत ही नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी कि आप बताइए कि एक बड़ा हिस्सा है, उससे छोटा हिस्सा निकल गया, तो छोटे हिस्से को बोलेंगे ना कि वो निकल गया उससे।
तो जैसे दलित स्थान बनाने का मतलब होता है कि दलित निकल गए तो बच्चा क्या भाई, जो डिप्रेस्ड क्लासेस था, जो उत्पीड़ित वर्ग था, तब तक ये जो तथाकथित शेड्यूल कास्ट का कंसेप्ट नहीं था, ये आजादी के बाद वगैरह 1950 में जब राष्ट्रपति का ऑर्डर वगैरह निकला और तमाम दबावों में अंबेडकर को अपनी इच्छा के विरुद्ध कई सारी चीजें पारित करनी पड़ी, तब की ये बात है। तब डिप्रेस्ड क्लासेज में बहुत बड़ा एक वर्ग आता था, करीब 85% जनता आती थी उसके अंदर। मैं आपको बता दूं, आप इतिहास पढ़ें तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी का बच्चा पैदा होता है, तो आप क्या बोलते हैं, जो पुराना है उससे निकल गया छोटा हिस्सा, आप ये तो नहीं बोलते हैं कि वो जो छोटा बच्चा निकला है उसका ये हिस्सा है। तो बच्चा तो भाई सवर्ण वर्ग है ना, छोटा सा। तो ये बोलना ये एकदम बिल्कुल इलॉजिकल टाइप का चीज है कि दलित अलग होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मालिक आप मान रहे हैं अभी भी ब्राह्मण वर्ग को अलग क्यों होगा, वो तो सबसे बड़ा हिस्सा वही है। ब्राह्मण अलग, कोई अल्पसंख्यक अलग होने की मांग करता है। अलगाववाद अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है और बहुसंख्यक से जुड़ा हुआ कंसेप्ट नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि अलास्का से अमेरिका अलग होने की कोशिश कर रहा है, अलास्का अमेरिका से अलग होने की। तो कितनी बेवकूफी भरी बात है ऐसा बोलना कि एक बहुत बड़ा जो बहुसंख्यक हिस्सा है उसको आप बोल रहे हैं कि वो अलग देश बनाएगा। और ये तुलना करना मुसलमान की राजनीति दलित राजनीति से गलत है। मुसलमान की पॉलिटिक्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, जमींदारों की थी, जबकि दलित की पॉलिटिक्स उत्पीड़ित थी। तो दोनों को एक तराजू पे तौल देना ये तो बेवकूफी भरी बात है कि उन्होंने अलग देश बना लिया। वो अलग देश बनाने वाले जमींदार लोग थे और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके आसिम बिहारी जैसे लोग उसका खिलाफत कर रहे थे। इस पे एक बहुत बड़े विद्वान हमारे भाई हैं फैजी साहब, उनको पढ़ना चाहिए, उनकी इतनी मेहनत को बेकार ना करें। उन्होंने बहुत परिश्रम से लेख लिखे वीडियो लाइव बनाए, उनको देखें। पपिया उन्होंने गोस्वामी ने भी पूरी बहुत तरह काम किया क्लियर फकीर कर भाई। दिया है। जी इसी जी पुस्तक के चर्चा पर भी देख सकते हैं जी कि जी पसमानदा मैं पूरी तरह एक बात पाकिस्तान के जोड़ रहा निर्माण था। के खिलाफ था। तो जी आप जी मैं मुसलमान जोड़ का प्रतीक सिर्फ सवर्ण को क्यों मानते हैं? मुसलमान का जी जी प्रतीक ये अल्लामा इकबाल मत बनिए, ये भी मुसलमान है, मुसलमान का सिग्निफायर प्रतीक पसमानदा भी है। सिर्फ जी पठान को और सैयद को मुसलमान का प्रतीक मत मानिए। तो मुसलमान भी नहीं चाहता था अलग होना, इसलिए पूरा ये जो प्रीमाइस है, जो इसके पीछे हिडन इंटेंशन है इस प्रश्न के खिलाफ, वही गलत है, तो पृथक वही गलत निर्वाचन है। मंडल को आप सही बता रहे हैं फकीर भाई। बिल्कुल, मैं तो अभी बोलता हूं कि लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा क्या। बहुत छोटी जातियों को, ये जो ग्रेडेड इक्वलिटी की बात करते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इनको अंसारी से दुश्मनी है, बख्खों से, हलालखोर से सहानुभूति नहीं है। अगर सहानुभूति होती तो ये इसका समर्थन करते। क्यों? जो बहुत माइक्रो माइनॉरिटी जातियां हैं जैसे हलालखोर, इनका एक भी विधायक आज तक बना होगा कि नहीं, आप पता कर ले, नहीं बना होगा। तो जो छोटी छोटी जातियां हैं जैसे कुफी नागुलकर दाएं, उनकी जाति का कभी एमएलए ही नहीं बना। तो ऐसे पृथक निर्वाचन नहीं होने की वजह, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने की वजह से कुछ जातियां आजादी के बाद से अभी तक अनरिप्रेजेंटेड है, अभी तक उनका कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ। तो ये पृथक निर्वाचन और इसको और व्यापक रूप देने से सबको प्रतिनिधित्व मिल पाता है। तो मैं तो इस निर्वाचन प्रणाली को और व्यापक और कंप्रिहेंसिव फार्मूला बनाने के पक्ष में हूं, ताकि हर जाति को, ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हो लेकिन तुमको बक्खों की परवाह होती तो तुम मांग करते कि बक्खों का आज तक एमएलए क्यों नहीं हुआ। ये पृथक निर्वाचन द्वारा हो सकता है, उसको और नया रूप देके और मॉडर्न और आज के संदर्भ में प्रासंगिक बना के उस प्रणाली को, ताकि वो व्यवहार में लागू हो सके, वो लागू करना चाहिए। इसकी मांग मैं ही नहीं, तमाम दलित चिंतक करते हैं जो अम्बेडकर को मानते हैं। आप उनके लेख पढ़ सकते हैं राउंड टेबल इंडिया पे। जी जी तो फकीर भाई, जो आपने पृथक निवासी मंडल के समर्थन में बात बोल रहे हैं, तो फिर ये लिख रहे हैं कि गांधी और अम्बेडकर के संघर्ष गांधी की विजय के साथ खत्म हुआ। न केवल सामाजिक यथास्थिति को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया, बल्कि पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से अस्पृश्यों के राजनीतिकरण की संभावना भी कमजोर कर दी गई। पूना पैक गांधी की एक निर्णायक सफलता थी, जिसके आने वाले समय में गंभीर निहितार्थ निकलने वाले थे। ये आप ही की मुझे लगता है बातों को ये पुष्ट कर रहे हैं ये लेखक। तो आगे थोड़ा पढ़ते हैं फकीर भाई, है ना। मैं ऐसा चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहा हूँ ताकि हाँ अच्छा ये लिख रहे हैं, अब इसको इससे कितना सहमत है बताइए। वो लिख रहे हैं कि अंबेडकर जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा काबिल थे, पढ़ने लिखने में काबिल थे, लेकिन वो संगठन चलाने की क्षमता उनकी बहुत छीड़ थी, बहुत कमजोर थी। वो संगठन के
प्रबंधक के रूप में वो एक विफल व्यक्ति थे। ये बात वो लिख रहे हैं, मैं पढ़ के भी सुना दूंगा। तो इस पे आपकी क्या राय है फकीर भाई? मेरी राय ये है कि मैंने भी इस किताब को पढ़ा और जेफ्रॉल्ट की तमाम किताबें पढ़ी, तो मुझे बहुत ही निराशा हुई। मैं बहुत डिसपॉइंटेड हुआ कि ये होप्स है एक ऐसे उथले बौद्धिकता वाले व्यक्ति को, बहुत सतही ज्ञान वाले, जिसकी बौद्धिकता में तनिक भी गहराई नहीं है, और इसको एक गवर्नमेंटलिटी की जो प्रक्रिया है बुर्जुआ समाज में, उसको बड़े विद्वान के रूप में थोप दिया जाता है समाज में। जो शेक्सपियर बोलता है कि कुछ लोग महान जन्म लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ पर थोप दी जाती है, तो जेफरल्ट पे महानता थोप दी गई। ये बहुत उथला और सतही समझ है इनकी। और ये बहुत जो चुनावी सफलता को ही सबसे बड़ा चीज मानते हैं कि कोई चुनाव में सफल नहीं हुआ, सीटें नहीं जीत पाया। तो इस तरह देखा जाए तो लेनिन भी बहुत असफल व्यक्ति था। 1905 की क्रांति इतनी असफल रही। तो लेनिन ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था कि किसी आंदोलन की सफलता इससे मत देखिए कि उसमें आपको जीत हासिल हुई कि नहीं हुई, कि उसका उद्देश्य जो था वो पूरा हुआ कि नहीं। हो सकता है कि जो मांग आप कर रहे थे वो मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन इससे देखिए कि पहले 100 लोग जुड़े हुए थे और उसके बाद अगर 1000 लोग जुड़ गए हैं तो वो सफल। तो इस अगर लेनिन की कसौटी पर अंबेडकर का मूल्यांकन किया जाए तो आप देखेंगे कि अंबेडकर से 1000 लोग जुड़े हुए थे, तो फिर लाख जुड़े, आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो निरंतर वो आदमी सफल है। और सिर्फ चुनावी सफलता को ये मापदंड बना लेना, तो इसमें ये पूरी तरह से बिपिन चंद्रा का नकल करता है। ये घटिया सिद्धांत भी चोरी किया हुआ घटिया सिद्धांत है, बिपिन चंद्रा से चुराया हुआ सिद्धांत है ये जेफ्रॉल्ट का। और इस मामले में बेहद नकली विद्वान में, एकदम नकली और उथला विद्वान मैं बोलूंगा, विद्वानी नहीं है, एक कुज्ञानी है ये जेफ्रॉल्ट। तो जेफ्रॉल्ट साहब ने जरा भी ध्यान नहीं दिया है कि भाई पहले तुम बताओ कि तुम्हारा क्राइटेरिया कसौटी क्या है किसी आदमी को कुशल। जो आदमी इतने संगठन कायम कर दे, उसमें पत्रकार भी हो और तरह तरह की बहिष्कृत भारत और तमाम पत्रिकाएं वो निकालने में सफल हो, उसे कुशल संगठन करता बोलते किसको है? जो लोगों को, ये तमाम आप जब दीक्षा लिया अंबेडकर ने, तो पूरा भीड़ से भरा हुआ था। पूरे इंडिया के दलितों को जिसने संगठित कर दिया, एक प्रतीक बन गया, उस आदमी को संगठन करता नहीं मानना, तो ये बहुत बड़ा बेवकूफी वाली बात है और ये साजिश वाली बात है। बौद्धिक, जिस तरह रामचंद्र शुक्ल कबीर को कभी ही नहीं मानता है। तो इसी पर जेफ्रॉल्ट जैसे लोगों पर एक लेख लिखा है बाबा अम्बेडकर ने कि वाई इंडिया हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस वोल्टेयर, कि भारत में कोई वोल्टेयर क्यों नहीं पैदा हुआ। तो ये व्हाइट लोगों में भी कोई विद्वान नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि इनके स्वार्थ इनको सत्य जानने से रोक देते हैं। तो ये नस्लवादी होने के कारण इस सत्य को मानना ही नहीं चाहता है, क्योंकि बाबा अंबेडकर को संगठन करना और ये डिस्क्लेमर के रूप में बेवकूफ बनाने वाली बात है कि लेनिन का कोई बुराई करना है तो पहले बड़ाई कर दे कि लेनिन तुम बहुत अच्छे, ये अच्छे हो। ये इसी तरह का टुटपुंजिया चालाकी है कि विद्वान विद्वान बोल दिए। अरे जो विद्वान होगा वो संगठन करता भी होगा। कोई विद्वान और संगठन में दो बाइनरी खड़ा करना सबसे बड़ा बेवकूफी है। वो बाबा अंबेडकर प्रेगमेटिक आदमी थे, जैन डीवे के प्रेगमेटिज्म में, व्यवहारवाद में विश्वास करते थे। इसलिए जिस आदमी का सिद्धांत ही है कि एडुकेट और ऑर्गेनाइज, उनका सिद्धांत क्या है बताइए? 3 वाक्य, आखिरी वाक्य है ऑर्गेनाइज। तो जो आदमी ऑर्गेनाइज पे इतना जोर देता है उसी को मानना कि संगठन करता है, ये हूबहू कॉपी पेस्ट है बिपिन चंद्रा का। जी, एजुकेट ऑर्गेनाइज, है ना? तो इसमें ये लिख रहे हैं कि जो आदमी एजुकेट की बात करता है, आंदोलन करने की बात करता है, जी, वो लिख रहे हैं कि वो जितने बड़े राजनेता थे उतने ही बड़े बुद्धिजीवी भी थे। जी, मैं पढ़ दूं, वो जितने बड़े राजनेता थे उतने बड़े बुद्धिजीवी भी थे, मगर वो एक सांगठनिक व्यक्ति किसी सूरत में नहीं थे। यही वाली लाइन उनकी थी, मुझे मिल गई तो मैं पढ़ दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अब ये आ रहा है अगला चैप्टर। तो ये बता रहे कि ये अंग्रेजों से इनकी जो दोस्ती थी, वो बता रहे हैं कि उनको ये लगता था कि अंग्रेज जिस विचारधारा को फॉलो करते वो हमारा उत्थान करेंगे, और बताते कि उनसे फायदा भी हुआ। जो भारत के दलित समाज के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों से बहुत से फायदा लिया। मैं पढ़ ही देता हूँ कि भारत की निचली जातियों के नेता पश्चिमी समतावाद के बारे में अपने विचार के चलते परंपरागत रूप से भी यूरोपियों से
एक नजदीकी महसूस करते थे। आखिरकार मिशनरी और ब्रिटिश अध्यापकों ने ही उन्हें समानता और मुक्ति के आधुनिक पाठ पढ़ाए थे। मिसाल के तौर पर खुद फूले भी एक मिशनरी शिक्षा और थॉमस पेन की रचनाओं का गहरा असर पड़ा था। तो वो बता ये रहे हैं कि इन पश्चिमी शिक्षा से और पश्चिमी मिशनरियों से ये लोग प्रभावित थे, और इसकी वजह से वो बता रहे कि ये इनके ज्यादा करीब महसूस करते थे। वो एक जगह जो मैं क्वेश्चन जो करना चाह रहा हूँ वो ये क्वेश्चन है कि बाबा साहब का एक कोटेशन उन्होंने डाला है कि वो कहे कि जब मेरे निजी हित और देश हित में टकराव होगा तो मैं अपने निजी हित को त्याग दूंगा। लेकिन फिर वो कोटेशन में पढ़ ही रहा हूँ, आखिरी वाली लाइन उनकी, जब भी देश के हितों और अस्पृश्यों के हितों के बीच टकराव होगा तो मेरी नजर में अस्पृश्यों के हित देश के हित से निश्चय ही ऊपर होंगे। तो वो इस तरीके के कोटेशन से ये मतलब एक बात नहीं आती कि जब साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो ये जो है अपनी जाति या अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, उस साम्राज्यवाद के खिलाफ वो गांधी जी या कांग्रेस के साथ खड़े नहीं थे। जैसे कि आज पसमादाओं पे क्वेश्चन हो रहा है ना कि आज तुम अपने आज जो है तथाकथित कोट एंड कोट फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है, और तुम जो है तुम लोग जो पसमादा वाले तुम लोग अपने समाज के लिए जो है राजनीतिक संभावना देखने की कोशिश कर रहे हो। तो उसी आलोक में ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी फाकिर भाई। किसी चीज का इसका जवाब मैं दे चुका हूँ पहले ही कि बाबा अम्बेडकर खुद बुद्ध से प्रभावित थे। उन्होंने अपना गुरु कबीर को बताया, फिर भी उनको समझ में। और कौन भारत में आदमी है जो पश्चिम से नहीं प्रभावित था? भगत सिंह नहीं प्रभावित थे? बम फेंकने का दर्शन किताब पढ़ लीजिए। क्या नेहरू नहीं प्रभावित थे? पूरा उनका जो किताब है एच.जी. वेल्स की किताब की मतलब उल्था है। तो ये सब बहुत, क्या गांधी तोलस्टॉय की बात नहीं करते थे? अपने आश्रम का नाम तोलस्टॉय आश्रम नहीं। तो ये बड़े बायस्ड लोग हैं कि वही बात गांधी करे तो ठीक है, लेकिन बाबा अम्बेडकर करे तो विदेशों के गुलाम हो गए, नकलची हो गए। तो ये अंदरूनी जो एक भीतरी घृणा होती है, जेफ्रॉल्ट के अंदर एक भीतरी घृणा है बाबा अम्बेडकर से, एक रेसिस्ट के रूप में। तो उसी घृणा का परिणाम ऐसे घटिया वाक्य हैं, और सतही समझ, उसकी समझ बहुत ही सतही और घटिया है। कैसे कि देश का मतलब क्या दलित नहीं होता है? देश किससे बनता है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, देश का मतलब क्या है? देश अच्छा में क्या मैं दलित नहीं है? दलित का यहाँ हित पे क्या मैं देश हित नहीं है? मेरा जी जी सवाल मैं ये है, क्या दलित का हित देश? 80% जनता देश नहीं है और 15% जी जनता देश है। तो ये तो अच्छा बहुत मैं ये सतही समझ हुई। आगे वो लिख रहे, मैं उनकी बात पहले कह दूं, वो लिख रहे हैं कि अंबेडकर ने फूले के इस मत को भी दोहराया कि भारत दरअसल एक राष्ट्र है ही नहीं। 1950 में उन्होंने फिर सवाल उठाया, हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। तो 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 फिर ये देश वाली हित बात की भी बात कोट कर कैसे रहे होगी? हैं। तो जो आदमी, किसी भी कानून का एक नियम है कि किसी बात को पूरेपन, टोटलिटी में पढ़ना चाहिए। एनी प्रोविजन शुड बी रीड इन इंटरिटी, उसको टोटलिटी में पढ़ें। तो पूरेपन में अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा अम्बेडकर के दोनों कथन को मिला के पढ़ेंगे तो जो आदमी मान ही नहीं रहा है कि भारत एक केस है, ये नेशन विदाउट नेशन करके वो एलोसिस जी ने किताब लिखा है, वो पढ़ना चाहिए एलोसिस की किताब लोगों को। तो ये मानते थे कास्ट को नेशन विद इन नेशन। जो कास्ट को ही नेशन मान रहा है, जिसके लिए देश क्या है, एक कास्ट ही एक देश है, तो उसके लिए देश हित क्या है? कास्ट का हित है। तो इस तरह के प्रश्न ही फाल्स नैरेटिव है, मतलब अर्थहीन निरर्थक प्रश्न है। क्यों? जो आदमी देश ही नहीं मान रहा है भारत को, तो भारत का कोई एक हित है वो भी नहीं मानेगा। जब भारत एक देश नहीं है तो एक हित कैसे हो सकता है इसका? तो ये बटा हुआ है। तो इस तरह का कि दलितों का हित उससे टकरा गया, ये प्रॉब्लमेटेशन, इस तरह सोचने का ढंग सवर्णों का था। बाबा अम्बेडकर तो इस रूप में सोचते ही नहीं थे कि देश हित बनाम दलित हित। दलित ही देश हित है, मैं बोलता हूँ। दलित का अच्छा हित, 80% आदमी का हित ही एक लोकतंत्र में बहुजन होता है, बहुजन सीता है, बहुजन का हित ही देश का हित है। इसलिए ऐसा कोई टकराव ही नहीं था। देश अच्छा हित मैं क्या है? अब जी जी मैं आगे भी उसमें कोट कर दूं। वो कह रहे हैं कि 1942 में गांधी जी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो अंबेडकर की राय में अंबेडकर जो थे वो उस वक्त ये कह रहे थे कि ये एक गलत मूव था। मैं पढ़ देता हूँ। अम्बेडकर की राय में सारे देशभक्त भारतीयों का दायित्व यह था कि वो इस तरह के आंदोलन को ऐसी कोई भी अराजकता व उथल पुथल पैदा करने से रोके। वो ये, और उस टाइम वो ये कह रहे थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो दलितों को वो ये कह रहे थे कि तुम लोग, ये मौका है
अंग्रेजों की आर्मी में शामिल हो जाओ। तो इस तरह की बात लेके आ रहे हैं कि वो उस वक्त जो है, जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसमें वो शामिल नहीं थे। तो इसको फिर, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बात पूछ रहा हूँ कि फिर इससे जो है पढ़ने के बाद लोगों को गलत धारणा बनेगी ना, क्योंकि आज राष्ट्रवाद का जो स्तर है, जो मेंटल स्तर है, उसमें कोई भी ऐसी बात जो राष्ट्र मतलब के खिलाफ नजर आती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, फिर मतलब इस तरीके से, हाँ, तो उनको अलग तरीके से फील होगा कि अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और बाबा साहब जो है वो अपनी जाति को कह रहे थे कि तुम अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाओ। तो इस पर थोड़ा समझाइए किस तरीके से जो जो पढ़ेंगे, जो साथी पढ़ेंगे इस किताब को, कैसे उसको देखेंगे। राष्ट्र का मतलब क्या दलित नहीं है? राष्ट्र में सिर्फ जी ब्राह्मण आते हैं, सैयद आते हैं। राष्ट्र का मतलब दलित भी है, पसमानदा भी है। तो राष्ट्र का हित का मतलब, तो राष्ट्र हित में ऐसा सोच रहे थे। और ये जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो पूंजीपति के कट्टर दुश्मन होते हैं। लेकिन हिटलर के खिलाफ अमेरिका और रूस, जिसमें इतना लंबा शीत युद्ध चला, वो दोनों साथ मिलकर लड़े थे, मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं। तो राजनीति में गठबंधन आदमी बनाता अपने हितों के अनुसार, पॉलिटिक्स में। जी। तो ये अच्छा। जो इतना बड़ा दुश्मन था रूस, वो अमेरिका के साथ मिलकर लड़ा। तो हमारे हित के सबसे बड़े दुश्मन कौन था? तो हमारा हित का सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मण था, जो उसका रूलिंग क्लास था, उसको सता रहा था। और इन लोगों ने, खुद गांधी जी ने बोला कि अभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ठीक नहीं है, ये किसी का गरज का फायदा उठाना, और फासिस्ट शक्तियां जीत जाएंगी। और उन्होंने इसका विरोध किया था कि अंग्रेजों का अभी बैकआउट नहीं होना चाहिए विश्व युद्ध के समय पे। तो गांधी भी तो यही काम कर रहे थे। तो इस तरह अपने हितों के लिए किसी से नेगोशिएट करना, उसका गुलाम होना नहीं है। इसको बार्गेनिंग बोलते हैं पॉलिटिकल भाषा में। तो बाबा अंबेडकर ने जो अंग्रेजों के साथ बार्गेनिंग की, वो सर्वथा उचित था। वो एक पॉलिटिकल मूव था, वो एक पॉलिटिकल रणनीति था। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस अलग होता है और थ्योरी अलग होती है। तो थ्योरिटिकली वो भी किसी अत्याचारी यानी अंग्रेज के खिलाफ थे, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आदमी समझौता करता है अपना सरकार बनाने के लिए। हिंदू और मुस्लिम लोग एक हो गया था कि नहीं, हिंदू महासभा मुस्लिम लोग, पंजाब की जी बात है। तो ये जी जी जी। रणनीति होती है। और इस तरह बेवकूफी भरी बातें, भाववादी बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को, जो इतने जी। खुर्राट हैं अपने मैं व्यवहारिक जीवन में। अब इसको खत्म कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक जी जी क्वेश्चन जी। ये था, जी, एक क्वेश्चन मैं उसी में आपकी बात में कोट कर रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि उनको ये लग गया था कि आ, अंग्रेज जो है वो इनको महत्व नहीं दे रहे, तो उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी जो है निकटता बढ़ाने की कोशिश की। अंबेडकर ने अंग्रेजों से मुंह फेर लिया और उच्च जाति प्रभुत्व वाली कांग्रेस को ही अपनी सेवा देने का फैसला लिया। ये कोटेशन लिख रहे हैं लेखक। तो एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको लगा कि अब यहाँ से बात नहीं चलेगी, तो अब जो है कांग्रेस जिसका विरोध करते रहे उससे समझौता कर लें। ठीक है। हालांकि ये बात वो लिख रहे हैं कि उनका समझौता जो है अपने समाज के लिए था, न कि जो है व्यक्तिगत समझौता था, ये बात लिख रहे हैं। दूसरी बात मैं क्वेश्चन इसमें जोड़ दूं कि ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के ये करीब रहे, लेकिन अंग्रेजों ने कभी जो है छुआछूत के खिलाफ कानून नहीं बनाया, जबकि ये कांग्रेस ने ही छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया, नेहरू ने बनाया है कानून। तो अंग्रेजों से ज्यादा प्रगतिशील जो है कांग्रेस नहीं थी, क्योंकि इसने कांग्रेस ने ही आर्टिकल 17 बनाया। तो इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना, ये एक पाकिस्तानी मूल कनाडाई राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये नेहरू थे जिन्होंने आर्टिकल 17 बनवाया था। क्यों नहीं जो है इतना अंग्रेजों ने बनवा दिया। अछूत अछूत छुआछूत को गैर कानूनी क्यों नहीं साबित किया अंग्रेजों ने। तो वो ये इस सवाल से ये साबित करना चाह रहे थे कि नेहरू जो है ज्यादा काबिल थे और ज्यादा वो उनकी समग्रता ज्यादा थी। इसी पे आखिरी सवाल जोड़ दूं मैं, इसलिए सब बोल रहा हूँ, फिर आप बोलिए लगातार, है ना। आखिरी सवाल ये था कि अगर नेहरू की जगह अंबेडकर प्रधानमंत्री बन जाते, तो कुछ लोगों का कहना यह कि अंबेडकर सिर्फ अपने जातीय हित और अपने समाज के हित को ही देख रहे थे, और नेहरू जो थे वो पूरे राष्ट्र के हित को देख रहे थे, इसलिए वो आर्टिकल 17 भी बनाए थे। ठीक है, तो मैं अब ये पूरे सवाल कर दिया आपसे, अब आप जवाब दीजिए फागिल भाई। ये बिल्कुल गलत बात है कि अंग्रेज उनको महत्व नहीं दे रहे थे। अंग्रेज रूलिंग क्लास के लोग थे। रूलिंग क्लास बहुत बुद्धिमान और सजग होता है अपने हितों के प्रति। और अंग्रेजों को अंदर एक बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनको मालूम था कि भविष्य किसका है।
तो वो दलितों को, चूंकि एक लंबे समय से ब्रिटेन में डेमोक्रेसी रही थी, सब लोग जानते हैं कि 1688 ईस्वी में ही वहाँ लोकतांत्रिक क्रांति, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, घटित हो चुकी थी। तो एक ऐसे देश के जो शासक थे, उससे ये उम्मीद करना कि वो अम्बेडकर के महत्व को नहीं समझेंगे, गलत है। अम्बेडकर को कितना ज्यादा महत्व अंग्रेज दे रहे थे, इसी से मालूम होता है कि उसको उन्होंने गोलमेज सम्मेलन तक में अम्बेडकर को बुलाया। उनका साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन ने उनका इंटरव्यू लिया और उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया। उनको लेबर का मेंबर भी बनाया गया और कई अच्छे पद दिए। तो ये बिल्कुल ही तथ्यगत रूप से गलत है कि अंग्रेज उनको भाव नहीं दे रहे थे या अम्बेडकर को अंग्रेजों से भाव मिलना चाहिए। ये उनके करेक्टर को मेलाइन करने का, उनको नीचा दिखाने का, डिमीन करने की कोशिश की जाती है हमेशा। गांधी ने भी कोशिश की कि ये प्रसिद्धि के लालची हैं, पब्लिसिटी मॉन्गर हैं, ऐसा लिखा गांधी ने। तो ये उनके जो दुश्मन थे, गांधी हों, जेफरल्ट हों, नेहरू हों, इनकी ये घृणा थी, एक जातीय घृणा, श्रेष्ठता बोध से एक घृणा उत्पन्न होती है। जब अपने आप को आप श्रेष्ठ समझते हैं तो निचले पति, और ये छुआछूत का एवोल्यूशन वगैरह था, ये तो तथ्य गलत है। जेफरल्ट को पढ़ना चाहिए। अंग्रेजों ने छुआछूत को खत्म करने के लिए कई कानून बनाए और ये बात बिल्कुल गलत है। बलि प्रथा दलितों के, और उनका अपना कारण था, ऐसा नहीं था कि बहुत वो दलितों के हितैषी थे, लेकिन सामाजिक एक ऐतिहासिक अनिवार्यता होती है। इतिहास की हिगल जैसा कि कहता अपनी गति होती है, तो वो गति मॉडर्निटी थी और उसमें अंग्रेजों की मजबूरी थी ऐसे सुधारवादी कानून बनाना, सती प्रथा के खिलाफ या दलितों के पक्ष में कानून उन्होंने कई बनाए। दलितों को रिप्रेजेंटेशन उन्हीं के शासन में मिला। तो ये और छुआछूत, आप माइकल एक्स को पढ़ेंगे तो बोलता है कि हमको खुद में शामिल मत करो। शामिल करना तो एक साजिश है। इवन रजनीश का जो वीडियो मैं आज देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा, इसलिए बार बार मैं उसका उदाहरण, उन्होंने बोला कि ब्राह्मण तुम्हारा चरण भी पकड़ ले तो मंदिर में मत जाओ, उनसे छुआछूत बहुत ऊंची चीज है, तुम उनसे एकदम अलग रहो, ब्राह्मण से एकदम छुआछूत करो। तो छुआछूत का एवोल्यूशन ब्राह्मणों का पक्ष में था, उनको अप्रिप्रिएट करने के लिए था। इसलिए एवोल्यूशन ऑफ ये जो अनटचेबिलिटी वगैरह बहुत कोई प्रगतिशील दलितों के पक्ष में नहीं था, ये ब्राह्मण के पक्ष में था, क्योंकि उस समाज में इसको इंटीग्रेशन बोला है जो समाजशास्त्रियों ने। तो इसीलिए माल्कन एक्स को आप देखिए, इंटरव्यू में भेज सकता हूँ, और साफ इनकार करता है कि ब्लैकों का अलग हो। तो एक तरफ दोनों आरोप आप लगा रहे हैं, किस पर? अंबेडकर पर, मूर्ख टाइप से। एक तरफ आप बोलते हैं कि वो सेपरेट इलेक्ट्रोड के पक्षधर थे, तो जो सेपरेट का पक्षधर होगा वो तो चाहेगा कि हम अलग रहे, वो छुआछूत खत्म होके आप में मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होना चाहेगा, तभी तो सेपरेट का मांग कर रहा है। तो वो तो सेपरेट होना चाह रहा है, इसलिए छुआछूत खत्म हो, ये हो, उसका वो मसला ही नहीं है। छुआछूत खत्म हो ये ब्राह्मण का मसला है। ये रजनीश भी उस वीडियो में बोलते हैं कि पूरी तरह ब्राह्मण की जब सत्ता चरमराने लगी तो वो चाहा कि मंदिर में शामिल हो। इसलिए आरएसएस के तरुण विजय भी मंदिर आंदोलन करते हैं कि मंदिर में शामिल हो, और पिट भी जाते हैं। तो पूरी तरह ब्राह्मणों का जाति का समस्या, अम्बेडकर एक जगह लिखते हैं कि ब्राह्मणों की समस्या है। एनिलेशन ऑफ कास्ट वाले भाषण में भी वो बोलते हैं कि उनकी ये समस्या है, दलितों की समस्या ही नहीं है। क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते आज पसमानदा को मुसलमान अपने में शामिल करना चाहता है कि हम एक हैं, इसलिए कि वो वोट बैंक है, उसके हित में है। और सेपरेट, मालकम एक्स जैसा कहता है कि उनसे अलग हो जाना अत्याचारियों से। एक ब्लैक विद्वान बोलते हैं कि तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा विश्वास वो शासक और उत्पीड़क से विश्वास से अलग नहीं है। इसीलिए ब्लैकों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया कि हम अलग, क्रिश्चियन जो शासक है उससे अलग दिख सके। ये डिफरेंट होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अनटचेबिलिटी काट के बहुत बड़ा आसान नहीं करे। हम तो कहेंगे कि आसान न करते तो आसान होता। हम तो चाहते हैं कि हमको अछूत मानो। एक कहानी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि एक गिलास पानी था और वो उसको बोला, अंबेडकर को, एक ब्राह्मण ने, कि ये पानी तुम नहीं पी सकते, क्योंकि पानी वगैरह पीने में छुआछूत के कारण रोक था। तो अंबेडकर वो पानी पी गए, आधा पानी, और बोले कि अब ये पानी तुम नहीं पी सकते। तो ये गलत धारणा है, ये छुआछूत, ये इसके साथ नहीं है। ब्राह्मण नहीं छुआना चाहता है दलित से, ये गलत है। अनटचेबिलिटी, ब्राह्मण अनटचेबल है, दलित अनटचेबल नहीं है। आप ब्राह्मण को नहीं छू सकते क्योंकि वो पवित्र है, सैक्रेड है, वो सैक्रेड है।
वो दलित में कुछ ऐसा नहीं कि नहीं छुआ सकते, तो इसको उल्टे ढंग से कहा। जैसे कुछ सवर्ण औरतें बोलती हैं कि हमको दलित से नहीं शादी किए करने दिया जा रहा है, और ये जो डिसेबिलिटी जो दलित पुरुष में है उसको खुद को विक्टिमहुड बोल लेती हैं कि सवर्ण महिला को दलित से नहीं शादी किया जा रहा। अरे ये तो वैसे ही हो गया कि हमको भाई गू नहीं खाने दिया जा रहा, दलित को तो गू समान बता दिया गया ना, खराब बता दिया गया, तो किसी को खराब से शादी नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये डिसेबिलिटी नहीं है। दलित पर डिसेबिलिटी है कि तुम एक श्रेष्ठ औरत यानी कि सवर्ण औरत से शादी नहीं कर सकता है। तो दलित के चीज को खुद पे ओढ़ लेना ये तो सिद्धांतता गलत है, गहराई में जाके सोचे तो बहुत गहरे स्तर पर ब्राह्मण अनटचेबिलिटी अनटचेबल है। तो अनटचेबिलिटी खत्म करके ब्राह्मणों ने अपना अनटचेबिलिटी खत्म किया, क्योंकि इतिहास का एक टाइम था कि संस्कृत नहीं पढ़ने दिया जाता है, अब संस्कृत थोपा जा रहा है। एक टाइम था कि ब्राह्मण बोलता था कि हमको मत छुओ, अब चाहता है कि छुओ, कि अगर ब्राह्मण को अगर कोई नहीं छुएगा तो उसका खाना कौन बनाएगा, उसके लिए कुआं कौन। अगर हमको अनटचेबल समझ रहे हैं तो आप हमसे मजदूरी नहीं करवा पाएंगे, कुआं नहीं खुदवा पाएंगे आप हमसे। तो ये अनटचेबल ब्राह्मण था। आप एक सवाल कहा जाता है कि अनटचेबल थे तो ब्राह्मणों का कुआं, ब्राह्मण के कुआं पे दलित को पानी भरना मना था, तो उनका कुआं कौन खोदता था, ब्राह्मण तो श्रमिक जाति नहीं है। तो ये सब गलत बात है, दलित ही कुआं खोदता था, अनटचेबल ब्राह्मण था, दलित नहीं था। दलित तमाम काम करता था उनके, अनटचेबल होता तो उनके काम कैसे करता। शूद्र वर्ग का काम सेवा करना है, अनटचेबल हो तो सेवा, इसलिए लॉजिकली गलत है, गहराई से सोचने की जरूरत है। तो ये जो पानी है हम लोग आधा पी चुके हैं, अब ये तुम नहीं पी सकते। तो ये सारे सिद्धांत हम लोग भी पढ़ चुके हैं, और बाबा अम्बेडकर हमारे हैं, और उनको किसी तरह से रुस्वा करने के साजिश के खिलाफ में संघर्ष हमारा नारा है, और जीतना हमारी आदत है। और इस आइडियोलॉजिकल संघर्ष से जेफरेल जैसे साजिश कर्ताओं के खिलाफ हम जरूर जीतेंगे। जी जी फकीर भाई, बहुत ही आखिर में तो आपने बहुत ही भावुक किस्म का भाषण ही दे दिया आपने। तो ठीक है, इसी जो के साथ उत्पीड़ित होता है, औरतें ज्यादा भावुक होती हैं पुरुषों से, क्यों? जो उत्पीड़ित होता है वो सेंटिमेंटल होता है। एक जगह प्रसिद्ध सेमियोटिक्स भाषा शास्त्री हैं रोला बार्थ, उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज ऑफ ऑपरेसर इज ऑलवेज आर्टिस्टिक, ऑलवेज कंट्रोल्ड। जो ऑपरेसर की भाषा होती है, उत्पीड़क की, बड़ी संयत, निर्भावुक, डिस्पैशनेट, वैज्ञानिक टाइप की होती है, सिंबॉलिक। जूलिया क्रिस्टोवा उसको सिंबॉलिक भाषा बोलती है। और सिम्टोटिक भाषा होती है ऑपरेस्ट की, वो बड़ा, इसलिए दलितों के गाना आप रैप सुने कितना भावुक होता है, रैप ब्लैकों का गाना सुने जाज वगैरह, कितना उसमें भावना है। व्हाइट का गाना क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक है, वो कितना ठंडा उबाऊ होता है। तो ये हमारा उत्पीड़ित होने के कारण ऐसा है। ये जयप्रकाश का व्यक्तिगत पर्सनल गुण नहीं है, ये हर उत्पीड़ित का गुण है, जज्बाती होना, चाहे वो महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पसमानता हो। आप आसिम बिहारी को पढ़िए, कितना जज्बाती होकर भाषण देते हैं, लिखते हैं। तो हर उत्पीड़ित जज्बाती होता है, और जज्बाती होने में कुछ भी गलत नहीं है। मुझे फक्र है कि मैं जज्बाती हूँ। काट होना गलत है, कटकरेज हम नहीं है, हमें भावना है। और एक गौर का विषय है कि आई हैव गॉट फीलिंग्स। और ठीक है बाबा फकीर अम्बेडकर भाई। के लिए तो बहुत फीलिंग है, आसिम बिहारी के लिए बहुत फीलिंग है, और इस फीलिंग पर मुझे गौर है। ठीक है फकीर भाई, मैं समझ रहा हूँ। इस पे हमने बात भी किया था कि जो उत्पीड़क होते हैं उसकी भाषा कड़वी भी होती है, भावुक भी होते हैं। तो इस पे हमने बात कर चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं ना फकीर भाई। हाँ, पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस पूरी किताब ही इस पे चर्चा किए थे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज हमने इस किताब पे चर्चा की है। आने वाली किताब जो है हमारी वो आधा गांव, इस पे हम लोग अगले हफ्ते, फकीर भाई अगले हफ्ते हम लोग चर्चा कर ही लेंगे। ठीक है, अच्छी किताब। हफ्ते की किताब को कोशिश करेंगे हफ्ते में खत्म किया जाए, क्योंकि 500 ये तो पेज बुरी की किताब किताब होती थी, है। आधा गांव अच्छी किताब है, ठीक है। हाँ, हाफ ग्रांड, एक हाफ गर्लफ्रेंड है, उसी तरह हाँ। हाफ विलेज है, और तो इसको जी जी, हाफ उसमें बात विलेज को करेंगे देखा आधा जाए। गांव के हाशिए के पसमानदा कहाँ है, उस पे उसमें बात किया हाँ जाएगा। जी ठीक जी है, तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया फकीर भाई। जय पसमादा, जय हिंद। पसमानदा, जय हिंद।